Good morning, friends. Myself Kedar Badeka. Today, I'm taking the lecture number second of Material Science and Metallurgy. In the previous series of the lecture, in the lecture number one, we try to understand the basic things about the chapter number one, which is about the very introductory lectures of the material science and metallurgy. In the previous lecture series or in the previous lectures, we try to understand why we are studying the material science and metallurgy, what is the real time applications और इस तरीके का फील्ड जो है मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी का उसका एप्लीकेशंस जो है वो कहाँ पे होता है राइट इस तरीके की चीज़ जो है हमने प्रीवियस सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर जो है वो समझने की कोशिश की थी उसके बाद हमने थोड़ा क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की थी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझने की कोशिश की थी बट एक्चुअली जो उस टाइम पे मैंने आपको साथ जो डिस्कस किया था वो डिस्कशंस वेरी ओवरऑल डिस्कशंस था अब आपकी जीटीयू के सिलेबस के हिसाब से आज आपका जो है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो डिटेल स्टडी के साथ जो है वो स्टार्ट हो रहा है इस लेक्चर के अंदर बेसिकली 3 सीरीज ऑफ दी इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट के मैं आपके साथ 3 लेक्चर्स जो है वो शेयर करूँगा और ऑलमोस्ट आपकी जो है वो सारे पॉइंट्स जो है इस सिलेबस के वो आपके कवर हो जाएंगे दूसरी चीज़ मैं आपके साथ और एक शेयर कर देता हूँ कि अगर आपको इसके बारे में साथ में आप घर पे इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जब भी प्रिपेयर करो तो आप अपना टेक्निकल पब्लिकेशंस या फिर बुक्स इंडिया पब्लिकेशंस का बुक जो है वो ओवरऑल जीटीयू के सिलेबस के हिसाब से ही डिज़ाइन हुआ है तो आप उसको एज ए आप स्टडी मटेरियल जो है वो यूज़ कर सकते हो So let's start the discussions of the engineering materials. So basically the engineering materials is deftly classified into the categories of the in the very 4 basic category. The first which is the metal, second which is the plastic, third which is the ceramic and 4 which is the composites. तो और इस क्लासिफिकेशंस को अगर मैं यहाँ पे तो जो है वो एक ओवरऑल क्लासिफिकेशंस आपके पास दिए गए हैं पर अगर मुझे मटेरियल्स को डिवाइड करना है दैट इज़ द डिफरेंट थिंग राइट तो आप मटेरियल्स जो है उसको आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो एक आपका होगा मेटल सेकेंड आपका होगा प्लास्टिक थर्ड आपका होगा सिरामिक फोर्थ आपका होगा कंपोजिट्स देन the metal which is divided into the 2 another categories or the 2 subcategories the first which is the ferrous metal and second which is the non-ferrous metal similarly the plastic which is also classified as a further 2 subcategories which is the thermosetting plastic and thermoplastics or we can say as a thermosets then the ceramics and the composites are not broadly classified because they have certain kind of the classifications for their future or advanced material requirement but still with the basic understanding for the material still you need not have to understand about the further classifications for the composites and the ceramics I think you all are aware with this terminology क्योंकि आप 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की अगर हम लोग बात करें तो उस स्टैंडर्ड से जो है आप इस सारे टर्मिनोलॉजी से जो है वो आप फेमिलियर हैं फेरस एंड नॉन फेरस राइट अब हम लोग डिस्कशन करते हैं स्टार्ट क्योंकि आज हम जिस भी इस लेक्चर के अंदर जो हमारा ये सिलेबस है राइट वो सिलेबस और जिस मटेरियल साइंस और मेटलर्जी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका बेसिक जो कोर है विच इज़ दी मटेरियल्स के अंदर कोर बेसिक थिंग्स अबाउट दी मेटल्स अब आपको हमने पहले भी डिस्कस किया था आज भी मैं आपके साथ यही चीज़ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है वो एज एन इंजीनियर आप जब 4 साल के बाद एज एन इंजीनियर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर कंप्लीट करके फील्ड में जब जॉब करने जाएंगे
तो आपका काम होगा कि एज एन इंजीनियर जो है वो आपको कोई सर्टेन एप्लीकेशंस के लिए जो है वो एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, राइट। तो उस प्रोडक्ट के लिए आप मटेरियल जो है उसको चूज़ कैसे करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि सपोज यू हैव टू मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ दी ब्लेड, राइट। आपको एक ब्लेड बनाना है मेटल को कट करने के लिए। तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि आप जो है वो ब्लेड जो है वो से किस मटेरियल से आप उस ब्लेड को बनाएंगे, क्योंकि अब उस मटेरियल से बनाने के लिए आपके पास सारे मटेरियल का जो है वो एक डेप्थ में नॉलेज होना जो है वो एक ज़रूरी चीज़ हो जाता है। सो बेसिकली आपको जो है वो इसलिए ये मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी जो है वो इम्पोर्टेंट कर रहा है कि आपको यहाँ पे मटेरियल को जो है वो नॉट फ्रॉम दी सरफेस अपीयरेंस, राइट। आप जो है हम लोग इससे पहले आपने जब भी जो है वो मार्केट में अगर हम लोग आपके घर पे आसपास या किसी भी जगह पे जहाँ पे फैब्रिकेशन हो रहा है, राइट, फैब्रिकेशन किसी भी चीज़ का हो रहा है, तो आप नॉर्मली इससे पहले जो है वो हम लोग किसी साइंटिफिक या फिर टेक्निकल नेम से जो है किसी मेटल को जो है वो नहीं उसको पहचानते थे, राइट। नॉर्मली जो है वो नॉर्मली फैब्रिकेशन जो कमर्शियल फैब्रिकेशंस रहता है, आप इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर लोगे कि ये सारा चीज़ जो है वो लोहे की धातु से बना हुआ है। जबकि एज एन इंजीनियर जो है वो आप कभी भी जो है ये टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ नहीं कर सकते कि ये सारी चीज़ जो है वो लोहे की बनी हुई है। सो यू हैव टू स्पीक वेरी स्पेसिफिकली, right, you have to speak very specifically about the materials. So the ferrous material, which is known as a material which is have a iron content, right, जिस मटेरियल के अंदर जो है वो आयन कंटेंट अवेलेबल है उस मटेरियल को जो है वो फेरस मटेरियल से जो है वो जाना जाता है। जिस मटेरियल के अंदर जो है वो आयन कंटेंट नहीं होगा उस मेटल को जो है वो नॉन फेरस मेटल से जाना जाएगा। The ferrous material which is have a certain kind of a special properties like the magnetivities, right, sorry, उस मटेरियल के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो है जो अवेलेबल है विच इज कॉल्ड एज ए मैग्नेटिविटी। वो जो है वो मैग्नेट के साथ जो है वो आपका फेरस मेटल जो है वो चिपक जाता है, जबकि नॉन फेरस मेटल के पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती नहीं है। सो दिस इज बेसिक अबाउट द engineering materials. Let's start some of the discussions in the advanced stage. The metals and non-ferrous materials. A common engineering materials are normally classified a metals and the non-metals. अगर आप किसी भी जनरल क्लासिफिकेशंस के अंदर जाओगे तो जनरल क्लासिफिकेशंस को मेटल जो है वो मटेरियल जो है वो दो तरीके के अंदर जो है वो क्लासिफाइड होता है। आपका मेटल हो गया और नॉन मेटल्स हो गए। अब तो मेटल जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। द मेटल्स आर कन्वीनियंटली बी डिवाइडेड इनटू अ फेरस मेटल्स एंड द नॉन फेरस मेटल्स। द इम्पोर्टेंट फेरस मेटल्स फॉर द प्रेजेंट पर्पज इज कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड द स्टील, राइट। ये सारी चीज़ जो है वो आप जो है इस नाम को जो है वो एक तरीके से आप फैमिलियर हो, आपने कहीं ना कहीं जो है इस नाम को जो है वो मेटल्स के अंदर सुना ही होगा। कास्ट आयरन सुना होगा, रॉट आयरन सुना होगा। रॉट आयरन इज द सर्टेन काइंड ऑफ द कास्ट आयरन विच हैव सम काइंड ऑफ द एडिंग ऑफ द alloying elements and steel. Some of the important non-ferrous metal which is used in the engineering design are: first, a light metal group such as aluminium and its alloy, magnesium and its alloy, copper based alloy like the bronze, brass, right? The white metal group such as nickel, silver, bearing materials, right? So these are the certain kind of the non-ferrous groups of the metals which have not the presence of the iron in this group.
and they have not a certain kind of the magnetivities. So the ferrous material, we start with the cast iron. So what is cast iron? सो इट इज़ एन alloy ऑफ द आयन, ये जो है वो आयन ओर में से जो है पाया जाता है, एंड विच हैज़ एज ए कंटेंट ऑफ द आयन कार्बन, सिलिकॉन एंड इट्स हार्ड और द ब्रिटल, ये हार्ड होगा और ब्रिटल भी होगा. अब ये चीज़ जो है वो आपको हम लोग इस मैंने आपके साथ फर्स्ट लेक्चर में भी जो है वो उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो समझाने की कोशिश की थी कि हार्ड किसको बोलते हैं, ब्रिटल. ये हम लोग इस लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू जैसे जैसे करेंगे तो मैं आपके साथ जो है हर एक के एक एग्जाम्पल के साथ जो है उसकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को जो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करता जाऊँगा. अ कार्बन कंटेंट इज में विद इन द रेंज ऑफ द 1.7% टू द 3%. जो कार्बन जो है वो कास्ट आयन के अंदर जो कार्बन का रेंज रहता है वो कितने परसेंट्स के अंदर रहता है, 1.7% टू 3% जो है वो कार्बन का कंटेंट इस के अंदर रहता है. एंड अ कार्बन इज मे बी प्रेजेंट्स एज ए फ्री कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेफाइट्स as we can as in iron carbides. There are the general types of the cast iron. We can say that as a gray cast iron, white cast iron, malleable cast iron, spheroidal, or we can say as a nodular cast iron, austenitic cast iron, abrasive resistance cast irons. So these are the some kind of the general types of the cast iron. तो फेरस मेटल के अंदर हमने पहला जो है वो स्टार्ट किया कास्ट आयन. तो कास्ट आयन जो है वो किससे बना होता है, कास्ट आयन जो है वो बेसिकली उसके अंदर कोर कंस्टिट्यूट्स होते हैं आयन, कार्बन एंड इट्स सिलिकॉन. दे आर बेसिकली दे आर based on the property, they are very hard and brittle. They have a 1.7 to 3% of the carbon range, and the carbons are available in the free form as such as a graphites. And these are the some general types of the cast iron, right? So what is a gray cast iron? A gray cast iron that is contain a 3 to 3.5% of the carbon here is mainly in the form of the graphite. ग्रे कास्ट आयन के अंदर 3 to 3.5% तक कार्बन रहता है और जनरली जो है उसका फॉर्म जो है वो ग्रेफाइट फॉर्म होता है. दिस टाइप ऑफ द कास्ट आयन इज एक्सपेंसिव. ये बाकी जो है वो कास्ट आयन की कंपैरिजन में कुछ एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा होता है, एंड हैज़ ए हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. बट उसके साथ ये अच्छी एक प्रॉपर्टी लेके आता है, दैट इज द हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. इट हैज़ अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लो डक्टिलिटीज. अब यहाँ पे जो है आपको अगर प्रॉपर्टीज़ के अंदर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन आ रहा है तो हम लोग इस प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शंस को जो है वो हम लोग आज या परसों जो है वो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके साथ हम लोग समझने वाले हैं. तो आप सारे जो है वो प्रॉपर्टीज़, आप जब भी मैं प्रॉपर्टीज़ जो है इंजीनियरिंग मटेरियल प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो उस लेक्चर को आप एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स जो है वो सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि to understand the material science and metallurgy you have to, right, that is the stepping stone. ये जो है ना प्रॉपर्टीज़ जो है वो फर्स्ट स्टेप्स है. आप जब तक आपके माइंड में हर एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक क्लियर जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं होगी तब तक जो है वो आप आगे वाले चैप्टर जो है वो इजीली जो है वो आप नहीं समझ पाओगे. सो जब भी इस लेक्चर जो है वो कंडक्ट होगा तो आप उस प्रॉपर्टी वाले लेक्चर को जो है वो स्पेशली ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा. अ ग्रेफाइट इज़ एन एक्सलेंट सॉलिड लुब्रिकेंट्स एंड दिस मेक इट ईजिली मशीनेबल्स एंड द ब्रिटल, राइट. इसके अंदर जो ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट क्या करता है, तो ग्रेफाइट इन द फॉर्म ऑफ द फ्री कार्बन विच मेक इट very easy to machinable due to its brittle natures, right. Some of the example of this type of the cast iron, which is there are the series of that gray cast iron, which is the FG20, FG35, FG35 SI15s. So the number which is indicate that is the ultimate tensile strength in the megapascal, and the 15 which is indicate there are the 0.15% of the silicon. Now there are the gray cast iron. So when the gray cast iron which is name is given, whenever you observe this kind of the cast iron into the microscope,
which is give some kind of the gray kind of the color in the microscope, so which is make it based on that conceptual thinking, the name which is given that kind of the cast iron, which is the gray cast iron. So due to the lubricating action, it is very suitable for a parts where a sliding action is to be desired. जब कोई पार्ट जो है जहाँ पे ज़्यादा स्लाइडिंग हो रहा है, जहाँ पे एक मटेरियल जो है वो दूसरे मटेरियल के, ऐसा कुछ मशीन का पार्ट है जहाँ पे दो मटेरियल कॉन्टेक्ट एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में एक साथ अपनी सरफेसेस को घिस रहे हैं, राइट, कांस्टेंट कांटेक्ट उसके बीच हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में जो है ये मटेरियल जो है वो आपके पास एक डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ लेके आता है, और वैसे मटेरियल का आप सिलेक्शंस करोगे ऐसे पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तब ये आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट जो है वो दे पाएगा. दे आर मशीन टूल बॉडीज, ऑटोमोटिव्स, सिलेंडर ब्लॉक्स, हेड्स, हाउसिंग, फ्लाईव्हील्स, पाइप्स एंड द पाइप फिटिंग्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट. तो आप ज़्यादातर एप्लीकेशंस आप देखिए तो ज़्यादातर एप्लीकेशंस कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर के ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, जहाँ पे मूविंग पार्ट्स जो है वो कंपेरेटिवली किसी भी ऑटोमोटिव बॉडीज़ के अंदर ज़्यादा होते हैं. तो उस मूविंग पार्ट के अंदर जब आपको किसी पार्ट का डिज़ाइन करना है, किसी पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उस सारे एप्लीकेशंस के लिए आप ग्रे कास्ट आयरन का यूज़ कर सकते हैं. नाउ द मोस्ट important and widely used material, which is the steel. So this is by far the most important engineering materials, and there is an enormous varieties of the steel to meet the wide varieties of the engineering requirement. तो स्टील जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ होने वाला एक मटेरियल है. इसके पास इनॉर्मिनस वेराइटीज़, यानी कि एक नंबर ऑफ ह्यूज वेराइटीज़ के अंदर स्टील जो है वो अवेलेबल है, और ये आपकी सारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके ऐसी कैटेगरीज के अंदर जो है वो स्टील के जो है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स जो है वो अवेलेबल होते हैं. अ स्टील इज़ बेसिकली एन अलॉय ऑफ द आयरन एंड कार्बन in which the carbon content can be less than 1.7%, and the carbon is present in the form of the iron carbides to impart the hardness and strength. तो स्टील जो है वो बेसिकली किन दो चीज़ों से बना हुआ है, तो बेसिकली उसके अंदर जो बड़े कंस्टिट्यूट हो गए वो आपके आयन एंड कार्बन हो गए. कार्बन जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, तो कार्बन की जो रेंज है वो 1.7% से उसके अंदर कार्बन जो है वो कम होता है. ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.7% तक जो है वो कार्बन उसके अंदर ऐड कर सकते हो, या फिर उसके अंदर अवेलेबल स्टील के अंदर हो सकता है. उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो स्टील की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा, तो फिर वो जाएगा किस कैटेगरी के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर वो गिना जाएगा, वो कैटेगरी हो जाएगी आपकी कास्ट आयन की कैटेगरी के अंदर. अब ये जो कार्बन जो है वो वहाँ पे किस फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, तो बेसिकली आयन कार्बाइड, राइट, वो आयन जो है वो कार्बाइड फॉर्म कर देता है, राइट, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर आयन कार्बाइड फॉर्म हो जाएंगे. वो कार्बाइड फॉर्मेशंस होगा, वो कार्बाइड फॉर्मेशन स्टील को क्या बनाता है, एक तो स्टील को सबसे ज़्यादा हार्ड बना देता है, और उसको जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में जो है वो बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है. The two main category of the steel, which is the plain carbon steel and alloy steels. So let's start the discussion about the plain carbon steel. So the property of the plain carbon steel depends mainly on the carbon percentage and their alloying elements. तो प्लेन कार्बन स्टील जो है वो कैसे डिपेंड करता है, तो उसकी कार्बन परसेंटेज के ऊपर जो है वो बेसिकली डिपेंड्स करता है, एंड नॉट प्रेजेंट्स मोर देन 0.5 to 1% सच, राइट. उसके अंदर जो है वो 0.5% तक सिलिकॉन, 1% तक मैंगनीज एक्सेट्रा जो है वो अवेलेबल होते हैं. दे आर द लार्ज वेराइटी ऑफ द प्लेन कार्बन स्टील एंड दे आर डिज़ाइन एज ए, इनके कुछ स्टैंडर्ड्स जो नेम है, राइट, C01, C14, C45, C70s, as where the number which is indicate as a carbon percentage. So there are the following categorizations of this steel is sometimes made is conventional, which is a dead mild steel, which is having the carbon percentage which is up to 0.15%. In the low carbon steel,
or we can say as a mild steel, the percentage of carbon which is in the range of the 0.15 to 0.46 percentage of the carbon. That is called as a low carbon steel or the mild steel. Where in the case of the medium carbon steel, there is a percentage of the carbon which is 0.45 to 0.8 percentage of the carbon. Where in the high carbon steel, there are the 0.8 to 1.5 percentage of carbon which is available, or based on this category, the plain carbon steel is designated. So now there is a non-ferrous metals. So the ferrous metal categories are covered in these sections. Now we move forwards to the non-ferrous metals. The metals which is containing the element which is other than the iron. जिस मेटल के अंदर, जिस मटेरियल के अंदर जो आयन के अलावा जो है कोई एलिमेंट्स जो है अवेलेबल है, वो सारे एज ए चीफ कंस्टिट्यूशंस, राइट, जहाँ पे हम लोग कास्ट आयन की बात करें तो कास्ट आयन के अंदर जो आपका चीफ कंस्टिट्यूशंस रहता है वो क्या होता है, आयन होता है, कार्बन होता है। पर ऐसा मटेरियल जिसके अंदर जो है वो एज ए एलिमेंट, चीफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है वो आयन के कुछ अलावा है, तो वैसे सारे मटेरियल्स को नॉन फेरस मटेरियल्स के तौर पे जाना जाता है। There is a wide varieties of the non-metals in the practice. So first non-ferrous metal example, which is the aluminium. This is the white metal produced from the alumina. Sorry, ये एक तरीके का white metal है जो alumina से जो है वो form होता है. In its pure state, it is a weak and soft. In additions of the small amount of the copper, manganese and silicon, and the magnesiums is make it hard and strong. अगर आप एल्यूमिनियम के प्योर फॉर्म की बात करो तो ये प्योर फॉर्म जो है सॉरी वो काफ़ी वीक और सॉफ्ट होता है, और उसको हार्ड करने के लिए जो है हम लोग एक स्मॉल परसेंटेज के अंदर इसके अंदर जो है एल्यूमिनियम के अंदर कॉपर जो है, मैग्नीशियम्स, सिलिकॉन और मैंगनीज जो है वो हम लोग ऐड करते हैं, जिससे वो एक तरीके से थोड़ा हार्ड और स्ट्रांग हो पाए. इट इज़ ऑल्सो ए कोरोजन रेजिस्टेंस एंड देर इज़ अ लो वेट एंड नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स. So duramin, which is also a certain kind of the non-ferrous materials, which is containing, there is a 4% of the copper, 0.5% of the manganese, 0.5% of the magnesiums and aluminium. It is widely used in the automobile and aircraft components. Next, which is the Y alloy. This is an alloy of which is containing the 4% of copper, 1.5% of manganese, 2% which is nickel, 6% which is silicon, magnesiums, and some of the rare percentage of the iron is rest of the aluminium. It is give a large strength at the high temperature. It is used for the aircraft engine parts such as a cylinder head, pistons, etc. Then the magnesium. This is the aluminum alloy which containing of the 2 to 10% of the magnesiums. It is also contain the 1.75% of the copper. Due to its the lightweight and good strength, it is used for the aircraft and component, automobile component applications. Then there are the copper alloys. So you are very familiar with the copper alloys, so which is a brass and bronze are the most common examples of the copper alloy. A copper is most widely used as a non-ferrous material in the industries. It is soft, malleable, ductile, and is a good conductor of the heat and electricity. इसको ज़्यादा conduct करके रख सकता है. So when you add a copper and zinc, so it's become as a brass. So it is fundamentally a binary alloy with additions of the zinc up to the 50%. As a zinc percentage is increased, its ductility is increased, right? So when it is decreased, its ductility which is fall.
a small amount of the other elements like a lead or tin apart the other properties to brass, a lead which is give as a good machinability qualities, and tin which is imparting its strength. A brass is highly corrosion resistance and highly machinable and therefore a good bearing materials. Now the next which is the bronze. So we are adding a copper and tin. So it is a mainly copper tin alloy where the tin percentage is maybe vary between the 5% to 25 percentage. It provide a hardness, but a tin content is also oxidized resulting in the brittleness. एक ऑक्साइड फॉर्म जो है वो टीन जो है उसके साथ यहाँ पे लेके आता है और वो उस मेटल को ब्रिटल बना देता है. So as a deoxidizer we are adding such kind of the zinc which is maybe added. So gunmetal, this is not necessary for you to understand this kind of the application such as in non-ferrous alloy. So in the non-metal there are the certain. अब metal की categories जो है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है. metal को जो है हमने दो category के अंदर divide किया. पहला था ferrous metal. ferrous metal के अंदर हमने cast iron और steel जो है वो basically उसके अलग अलग types जो है वो पड़े. non-ferrous के अंदर copper alloy, एल्यूमिनियम अलॉयज़ को जो है वो हमने यहाँ पे आपके साथ समझने की कोशिश की है. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस मेटल कैटेगरीज, राइट, which containing the ferrous and non-ferrous, which is very well. So now we are move forwards to the non-metals. And non-metallic materials are also used in the engineering practices due to a practically their low cost, flexibility, resistance to heat and electricity. So though there are many suitable non-metals, the following are the important few of the design point of views, right? इस नॉन मेटल की अगर हम लोग बात करें तो नॉन मेटल जो है वो मेटल के कंपैरिजन में जो है वो कई बार उसकी एप्लीकेशंस जो है वो हमें प्रॉमिसिंग फील्ड जो है वो दिखाती है, क्योंकि उसके पास एक लो कॉस्ट है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है दोनों को रेजिस्ट कर पाती है. तो ऐसी एप्लीकेशंस के अंदर जहाँ पे ऐसे एप्लीकेशंस फील्ड है वहाँ पे वो प्रॉमिसिंग जो है वो अपना एप्लीकेशंस लेके आती है. So first example, which is the timber. This is a relatively a low cost material and had a bad conductor of the heat and electricity. This has also a good elastic and frictional properties, and it's widely used in the foundry patterns and as a water lubricated bearing. The next, which is the leather. Leather, this is a widely used in the engineering for its flexibility and wear resistance. This is widely used for a belt drives, washers and such other applications. Next, which is the rubber. A rubber has a high bulk modulus and is used for a drive elements, जो moving parts, right? Sealings, vibration absorptions, isolations, and the similar applications. Next, which is the plastics. Plastics are synthetic materials which can be molded into the desired shapes under the pressures with or without the applications of the heat. प्लास्टिक जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप जो है कोई डिज़ायर्ड शेप के अंदर प्रेशर अप्लाई करके उसको फॉर्म कर सकते हो. आप वहाँ पे हीट का यूज़ कर भी सकते हो उस शेप में फॉर्म करने के लिए, और without the applications of heat you can only, with using the pressures you can only carry forward these operations. So these are the now extensively used in the various industrial applications for their corrosion resistance, dimensional stabilities and relatively low cost. मेटल के अगेंस्ट में ये जो है वो तीन बढ़िया प्रॉपर्टी जो है वो प्लास्टिक हमें देता है. क्या? एक, उसके पास बहुत अच्छा कोरोजन रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जो है वो कोरोजन नहीं होता, यानी कि काट नहीं लगता. डायमेंशन स्टेबिलिटी, राइट, वो उसके एक, अगर आपके पास एक क्यूब है 10 बाई 10 का, तो आप उस प्लास्टिक क्यूब के अंदर किसी भी प्रोसेस के अंदर
उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी एज इट इज़ रहती है एंड देर इज़ अ रिलेटिवली लो कॉस्ट, और उसका कॉस्ट जो है वो बहुत कम कॉस्ट जो है वो होता है एज कम्पेयर टू मेटल. So there are the two type of the plastic. The first which is the thermosetting plastic. अब thermosetting plastic किसको बोलते हैं और thermoplastic किसको बोलते हैं? The thermosetting plastics are formed under the heat and pressures. It initially soften, and with increasing the heat and pressures, a polymerization is take place. This results in the hardening of the materials. This plastic cannot be deformed or the remolded against under the heat and pressures. Some examples of this kind of the plastics are the phenols, bakelite, durites, epoxy resins, फेनोइक रेजिन्स एक्सेट्रा. तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो इस तरीके का प्लास्टिक है कि आप उसको अगर हीट और प्रेशर का एप्लीकेशन करके एक शेप में आपको उसको फॉर्म कर दिया, उसके बाद अगेन जो है अगर आपको फ्यूचर में उसको मेल्ट करके या फिर अगर किसी आपको दूसरे शेप में उसको ट्रांसफ़र करना है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर पॉसिबल नहीं है. वाइल दिस फैसिलिटी विच इज़ अवेलेबल को आप ये रिसाइकेबल बोलते हैं, तो ये थर्मोसेटिंग जो है वो रिसाइकेबल प्लास्टिक नहीं है. नाउ थर्मोप्लास्टिक इज डू नॉट बिकम द हार्ड with the applications of the heat and pressures, and no chemical changes is take place. They remain soft at the elevated temperature is until they are hardened by the cooling. This can be remelted and remolded by the applications of the heat and pressures. Some of the examples of the thermoplastics are the cellulose nitrites, we can say as a celluloids, polythenes, polyvinyl acetates, पोलीविलाइन क्लोराइड वी कैन से एज अ पीवीसी. ये इस तरीके के प्लास्टिक जो है वो ऐसे एप्लीकेशंस के साथ इसको हम लोग रीमोल्डेड जो है वो कर सकते हैं. सो नेक्स्ट मटेरियल विच इज़ द सिरामिक. सो सिरामिक मटेरियल्स वी कैन से एज दिस मटेरियल्स आर categorized into the four another category which is a refractory materials, then the advanced ceramics, then the abrasive materials, and there are the glass ceramics. Ceramics are the categorized into the four types of the categories of the ceramics. And last of this topic of the classifications of material which is the composites. A materials system is composed of a two or more physically distinct phase whose combination is produced the aggregate properties that are different from those of its constituents. तो कंपोजिट किसको बोलते हैं? ऐसे दो मटेरियल जिसको आप कंपोस्ट करके दोनों को मिक्स करके, राइट, टू और मोर फिजिकली डिस्टिंक्ट फेजेस, उसके दो कंस्टिट्यूएंट्स लेके उसको कंबाइन करके आप उसको मिक्स करके दो एक आप ऐसा मटेरियल कंपोजिट्स बनाओ which is given the properties of the aggregate properties of both these two materials, right, and there are the different from those of its constituents. These are the examples of the composite material as a cemented carbides, right, is a co-binder materials. Then the plastic molding compounds which is contained as a fillers, rubber mixed with the carbon blacks, wood, a natural composite as a distinguished from the synthesized composites. So these are the classifications of the materials, or they are the engineering materials. तो इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस जो है वो डिटेल में इस लेक्चर के अंदर स्टडी करने की कोशिश की है. If you have a certain kind of the query, doubt regarding these lectures, you can ask your questions, your queries into the comment sections. I will definitely solve your queries before taking the next series of the lectures. You can also contact me with your queries through the WhatsApp also. I will definitely solve your queries within the day of the questions. So this is all about the today's lecture. After watching this video lecture, you have to write your enrollment number into the comment sections, which is counted as a online attendance of yours. So thank you so much
for watching this video lecture. Thank you.